क्या आपने कभी सोचा था कि एक पार्टी जिसका जन्म हैदराबाद की गलियों से हुआ, एक दिन महाराष्ट्र की राजनीतिक धरती पर इस तरह भूचाल ला देगी? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC के चुनाव परिणाम, जो सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव लगता है, देश की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं? वो कौन सी रणनीति थी जिसने एक पार्टी को, जिसे अक्सर मुस्लिमों की पार्टी कहकर सीमित कर दिया जाता था, महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दलों के सामने अचानक एक अजय चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक चुनावी उछाल है या फिर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत? दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं जो राजनीति, सामाजिक इंजीनियरिंग, साहसिक रणनीति और ऐतिहासिक बदलाव का ऐसा मिश्रण है जिसे अनदेखा करना असंभव है। यह कहानी है ऑनल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की, असदुद्दीन ओवैसी की और उस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने महाराष्ट्र की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 21 फरवरी 2017, स्थान मुंबई, माहौल एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता। BMC चुनाव के नतीजे आ चुके थे। शिवसेना, जो दशकों से मुंबई की अनकही शासक रही थी, अपना बहुमत खो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी BJP ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन बहुमत से चूक गई थी। कांग्रेस पिछड़ गई थी, लेकिन सबकी नजरें एक छोटी सी मगर हैरान कर देने वाली संख्या पर टिकी थी। 9 सीटें। BMC की कुल 227 सीटों में से सिर्फ 9। संख्या छोटी थी, मगर इसकी गूंज इतनी मजबूत थी कि महाराष्ट्र की राजनीति की नींव हिल गई। ये 9 सीटें AIMIM की थीं और इन 9 सीटों ने सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली खड़ी कर दी थी। अब BMC में किसकी सरकार बनेगी? कौन बनेगा मुंबई का सुल्तान? और फिर इसी उहापोह के बीच सामने आए असदुद्दीन ओवैसी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ। मीडिया के सैकड़ों कैमरे, राजनीतिक विश्लेषकों की उत्सुक निगाहें, प्रतिद्वंद्वी दलों की चिंतित भौहें, सब टकटकी बांधे इंतजार कर रहे थे। ओवैसी सिर्फ एक पार्टी के प्रमुख नहीं रह गए थे, वो अचानक महाराष्ट्र राजनीति के किंग मेकर बन गए थे। उनकी हर बात, हर इशारा, हर मुस्कान पर भविष्य टिका था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं थे, वो एक घोषणा थी, एक आगाज था, एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा, हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर। हमारी प्राथमिकता मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के हक की लड़ाई है। ये वाक्य दोस्तों सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह महाराष्ट्र की जातीय और सांप्रदायिक राजनीति के दरवाजे में एक कील की तरह ठोका गया एक बयान था। पर सवाल ये है, क्या सच में यह इतना आसान था? क्या ओवैसी एक रातों रात किंग मेकर बन गए? नहीं, यहाँ तक पहुँचने का सफर उतना ही रोमांचक और रहस्यमय है जितना कि यह नतीजा। तो चलिए समय की मशीन में बैठते हैं और पीछे चलते हैं। AIMIM की कहानी हैदराबाद के निजाम के जमाने से शुरू होती है। 1927 में स्थापित यह पार्टी लंबे समय तक हैदराबाद के एक छोटे से इलाके तक सीमित रही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसे एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने हैदराबाद में अपनी जड़ें मजबूत की, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा दूर तक थीं। उनकी रणनीति साफ थी, उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करना जहां मुस्लिम वोट बैंक संकेंद्रित है, लेकिन साथ ही दलित और पिछड़े वर्गों को भी जोड़ना। महाराष्ट्र में उनका पहला बड़ा प्रवेश 2014 के विधानसभा चुनाव में हुआ। उस समय भी उन्होंने हैरान कर दिया था। और फिर आया 2017 का BMC चुनाव, लेकिन यहाँ राजनीति का एक गहरा काला रहस्य छिपा हुआ था। मुंबई में मुस्लिम वोट परंपरागत रूप से कांग्रेस या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के पास जाता था, लेकिन क्या हुआ कि यह वोट अचानक AIMIM की ओर मुड़ गया? क्या सिर्फ धार्मिक पहचान की वजह से? यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण चरित्र को समझना होगा, राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS। 2012 के BMC चुनाव में MNS ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 2017 तक आते आते MNS का जादू उतर चुका था। मराठी मानुष के नारे ने काम करना बंद कर दिया था और यहीं पर AIMIM ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने देखा कि मुंबई में एक रिक्त स्थान बन गया है, एक ऐसा वैचारिक और जातीय रिक्त स्थान जिसे भरा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि AIMIM ने सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में टिकट बांट दिए। उनकी रणनीति कहीं ज्यादा सूक्ष्म और प्रभावशाली थी। उन्होंने सीट शेयरिंग का एक गुप्त समझौता MNS के साथ किया। है ना चौंकाने वाला तथ्य? यह समझौता कभी औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर हुआ। MNS ने कई मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे और AIMIM ने कई ऐसे इलाकों में जहां MNS मजबूत थी। ये एक साइलेंट
मगर घातक राजनीतिक समझौता था जिसका लक्ष्य था कांग्रेस और एनसीपी के वोट बैंक को बांटना और शिवसेना भाजपा गठबंधन उस समय अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे को फायदा पहुंचाना या फिर खुद के लिए जगह बनाना। यहाँ पर एक और गहरा सच सामने आता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय में एक गहरी नाराजगी पनप रही थी। 1992 से 93 के दंगों की यादें अब भी ताजा थीं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की भावना थी। कांग्रेस और एनसीपी जिन पर मुसलमानों ने सदियों भर भरोसा किया था, उन्हें लगने लगा था कि यह दल उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनकी वास्तविक समस्याओं को हल नहीं करते। ये भरोसे की खाई AIMIM के लिए सुनहरा मौका थी। ओवैसी ने सीधे बेबाक आक्रामक भाषणों के जरिए इस खाई में प्रवेश किया। उन्होंने वह बात कही जो मुस्लिम युवा सोचता था लेकिन कह नहीं पाता था। यह सिर्फ राजनीति नहीं, मनोविज्ञान था। अब हम उन 9 सीटों पर नजर डालते हैं जिन्होंने तूफान ला दिया। ये सीटें थीं नागपाड़ा, सेंट्रल मुंबई, मंझगांव, चेंबूर, चिंचपोकली, कुर्ला, दीनाथ स्ट्रीट, मोहम्मद अली रोड, बांद्रा वेस्ट और गोवंडी। क्या आपने गौर किया? ये सभी इलाके या तो पारंपरिक मुस्लिम बहुल इलाके हैं या फिर ऐसे इलाके हैं जहां दलित और मुस्लिम आबादी का मिश्रण है। इन 9 सीटों ने कई मिथक तोड़े। मिथक 1, AIMIM सिर्फ दक्कनी मुसलमानों की पार्टी है। नतीजे बताते हैं कि उन्होंने गैर दक्कनी उर्दू भाषी मुसलमानों का भी भरपूर समर्थन हासिल किया। मिथक 2, वे हिंदू वोट नहीं पा सकते। चेंबूर और कुर्ला जैसे मिश्रित इलाकों में जीत से पता चलता है कि कुछ हद तक हिंदू वोट, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों का समर्थन भी मिला होगा। ये सबका साथ का उनका दावा सिद्ध करने की दिशा में एक कदम था। मिथक 3, वे शिवसेना भाजपा के विरोध में हैं, इसलिए उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने साफ कर दिया कि वो किसी के भी साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके एजेंडे को माना जाए। और यहीं आता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे विस्फोटक पल। पत्रकारों के सवालों की झड़ी लगी हुई थी। क्या आप भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे? क्या आप शिवसेना को समर्थन देंगे? ओवैसी अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए शांत होकर जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके जवाबों में एक स्पष्ट संदेश था। अब हम दया की भीख मांगने वाले नहीं रहे, अब हम सम्मान से डील करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं, बल्कि वंचित वर्गों के हक के लिए लड़ना है। उन्होंने BMC में शिवसेना और भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ महाराष्ट्र के दलितों और आदिवासियों के मुद्दों को उठाया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। वो एक साथ 2 संदेश दे रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लिए कि देखो हम तुम्हारे असली नेता हैं, और बाकी दलों के लिए कि देखो हम सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहने वाले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र की राजनीति उबलने लगी। शिवसेना, जो हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पर सख्त रही थी, अचानक एक अजीब सी दुविधा में फंस गई। क्या वह AIMIM के साथ, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, समझौता करे? भाजपा के लिए भी यह एक चुनौती थी। उधर कांग्रेस और NCP में हड़कंप मच गया। उनका एकमात्र विश्वसनीय वोट बैंक उनसे खिसक रहा था। सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि ध्रुवीकरण की राजनीति को एक नई परिभाषा मिली। अब तक ध्रुवीकरण का मतलब हिंदू बनाम मुस्लिम माना जाता था, लेकिन AIMIM ने एक नया समीकरण पेश किया। वंचित बनाम सत्ताधारी या अल्पसंख्यक प्लस दलित प्लस पिछड़े बनाम बाकी। ये एक बेहद खतरनाक दूसरे दलों के लिए और प्रभावशाली AIMIM के लिए फॉर्मूला था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने AIMIM को राष्ट्रीय मीडिया के केंद्र में ला खड़ा किया। ओवैसी अब सिर्फ एक हैदराबाद के सांसद नहीं रह गए थे, वो एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक शख्सियत बन चुके थे, जिसकी एक बात से सरकारें बनती बिगड़ती थीं। लेकिन क्या इस जीत के पीछे कोई अंधेरा पक्ष भी था? आलोचकों ने तुरंत आरोप लगाया कि AIMIM की सफलता ने महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि यह वोट बैंक की राजनीति को और मजबूत करता है। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या AIMIM वास्तव में समावेशी है या फिर वह सिर्फ एक समुदाय विशेष की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। 2017 का BMC चुनाव और उस पर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस AIMIM के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्रिगेड रणनीतिक पुलहेट साबित हुई। इसने उन्हें महाराष्ट्र में एक मजबूत पैर जमाने का मौका दिया। इसके बाद के वर्षों में AIMIM ने महाराष्ट्र के अन्य शहरी क्षेत्रों जैसे औरंगाबाद, मालेगांव, परभणी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह घटना भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी सच्चाई को भी उजागर करती है। स्थानीय निकाय चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लैबोरेटरी होते हैं। यही नए प्रयोग होते हैं, नए गठबंधन बनते हैं, नए नेता उभरते हैं। BMC जैसी संस्था, जिसका बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा है, उसकी सत्ता के लिए लड़ाई किसी राज्य या राष्ट्रीय चुनाव से कम नहीं होती। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस ने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय मतदाता, खासकर युवा मतदाता, अब पारंपरिक दलों की पैतृक विरासत से ऊब चुके हैं। वो ऐसे नेतृत्व की तलाश में हैं जो सीधा, बेबाक और मुखर हो। ओवैसी का व्यक्तित्व इसी कसौटी पर खरा उतरता दिखा। अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो AIMIM का उभार भारत में प्रतिनिधित्व की राजनीति का एक नया चरण है। जिस तरह 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों ने पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया और उसके बाद हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू पहचान को एकजुट किया, उसी तरह AIMIM एक ऐसे वर्ग के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दावा पेश कर रही है जो स्वयं को सत्ता की मुख्य धारा से उपेक्षित महसूस करता है। लेकिन क्या यह मॉडल टिकाऊ है? क्या AIMIM अपनी पहुंच को और विस्तार दे पाएगी? 2017 के बाद के चुनावों में उन्हें मिलीजुली सफलता मिली है। कहीं सफलता मिली तो कहीं उनका जादू काम नहीं आया। इसके पीछे कई कारण हैं। अन्य दलों द्वारा उनकी रणनीति को समझना और उसका मुकाबला करना, समाज के भीतर होने वाले बदलाव और सबसे बढ़कर मतदाता की बदलती प्राथमिकताएं। उस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी विरासत यह है कि इसने भारतीय राजनीति के सेंटर को हिला दिया। इसने साबित कर दिया कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर वह सही रणनीति, सही समय और सही मुद्दों के साथ आगे बढ़े तो वह बड़े से बड़े दल की नींद उड़ा सकती है। तो दोस्तों, जब हम शुरुआत में पूछे गए उन सवालों पर वापस लौटते हैं तो जवाब स्पष्ट होने लगते हैं। AIMIM ने महाराष्ट्र में धमाल मचा दिया, न केवल 9 सीटें जीतकर बल्कि एक पूरी नई राजनीतिक भाषा गढ़कर। ओवैसी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ BMC के गठबंधन की बात नहीं की, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में एक नए थर्ड फ्रंट के उदय का ऐलान किया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि राजनीति में शक्ति केवल संख्याओं में नहीं होती, शक्ति होती है रणनीति में। शक्ति होती है उस साहस में जो स्थापित समीकरणों को चुनौती दे। शक्ति होती है उस संवाद में जो सीधे उस वर्ग से जुड़ता है जिसकी आवाज दबा दी गई हो। BMC 2017 की यह घटना एक अध्याय के समापन की कहानी नहीं, बल्कि एक नए उपन्यास के शुरुआती पन्नों की कहानी है। यह कहानी अभी जारी है। आने वाले चुनाव, आने वाले गठबंधन, आने वाले भाषण, ये सब इसी कहानी के अगले पन्ने हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि 21 फरवरी 2017 की वह शाम और असदुद्दीन ओवैसी की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। ये वह पल था जब एक नए खिलाड़ी ने आकर कहा, गेम बदल गया है, अब नए नियमों से खेलो। क्या दूसरे दल इन नियमों को समझ पाएंगे? क्या AIMIM इस जीत को एक स्थायी विस्तार में बदल पाएगी, या फिर यह सिर्फ राजनीति के चक्रव्यूह में एक चमकती हुई क्षणभंगुर घटना थी? इतिहास का पन्ना पलटा है। अगला पन्ना लिखने की बारी अब मतदाता की है। देखते हैं अगला अध्याय क्या लाता है।